पेन इज ए बेटर टीचर देन प्लेजर। मतलब जब इंसान को दर्द होता है ना, वो ज़्यादा लेसन्स सिखा के जाता है बजाय के जब इंसान को खुशी होती है। आप एग्जाम्पल्स की सहायता से समझिए। जैसे देखो, किसी का ब्रेकअप जब होता है तो ब्रेकअप होने के बाद में बहुत सारे इमोशंस इमर्ज होके आते हैं। वो वक्त किसी भी इंसान के लिए ना सहन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो उस समय वो इंसान सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, अपनी वैल्यूज़ के बारे में सोचता है, अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में सोचता है, बहुत चीज़ों के बारे में सोचता है। तो ब्रेकअप भी एक लेसन दे के जाता है। लेकिन जब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था तब तक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिल्कुल आपस में साथ साथ, तो प्लेजर वाला समय था। तो उस समय इंसान कुछ खास नहीं सीखता। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कुछ थोड़ी सी अचीवमेंट हासिल की, जैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स ना ठीक ठाक आ गए, तो वो ना सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेगा कि मार्क्स ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ गए ना, वो एक वैल्यूएबल लेसन स्टूडेंट्स को दे के जाता है कि इतने कम मार्क्स क्यों आए, ये एक आई ओपनिंग है, क्या गलत कर रहा हूँ मैं। फिर वो स्टूडेंट बैठ के सोचता है। इवन आप एक और एग्जांपल लीजिए, कई बार ना फाइनेंशियल लॉस लग जाता है किसी पर्सन को। तो जब फाइनेंशियल लॉस हो जाता है ना, तो वो पर्सन महत्वपूर्ण लेसन सीखता है लाइफ में, बजटिंग के बारे में, पैसों की इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके अलावा कैसे पैसे कमाने हैं, सारे लेसन्स वो सीखता है जब फाइनेंशियल लॉस से वो पर्सन गुजरता है। लेकिन जब उसकी इनकम चल रही है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक ठाक, तब वो इतने लेसन्स नहीं सीखता। आप भी कोई एग्जाम्पल देना चाहो तो इस कोट का दे सकते हो, पेन इज ए बेटर टीचर देन प्लेजर। डेट आज की 18 मार्च है। आज अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले म्यांमार की प्रॉब्लम एक रीजनल प्रॉब्लम है, इससे संबंधित आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुकी है, डिटेल से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे। और देखो, आजकल ना इलेक्शंस को एक बड़ा चैलेंज ये भी है, एआई आ गई है। एआई की वजह से डीप फेक लीडर्स की वीडियोस फैब्रिकेट करके वायरल कर दी जाती हैं ताकि उनकी इमेज खराब की जा सके। इसके अलावा डेटा इतना ज़्यादा है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, उस डेटा को वो कई बार मिसयूज करते हैं। फेक न्यूज़ वायरल करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो इस पे लगाम लगाना इलेक्शन कमीशन के बस की बात फिलहाल के समय के हिसाब से देखें तो नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों पे लगाम नहीं लगा सकता तो कैसे फ्री एंड फेयर ढंग से इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल, रूसी रिपोर्ट, यूके का थिंक टैंक है, उसका कहना है कि 2025 से लेकर 2030 के बीच में फुल फ्लैज युद्ध स्टार्ट हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। इवन यूएसए के एक थिंक टैंक ने भी बोला कि हमारा भी यही मानना है, 25 से लेकर 30 के बीच में इंडिया चाइना के बीच में युद्ध स्टार्ट हो सकता है। तो इस इशू पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल म्यांमार से संबंधित है। राइटर कहते हैं म्यांमार में अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो देखो म्यांमार की समस्या नहीं है, वो एक रीजनल प्रॉब्लम है। कैसे हम समझेंगे इस आर्टिकल में, आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल किन्होंने लिखा है? देखो, म्यांमार में एक बड़ा न्यूज नेटवर्क जिसका नाम है मिजिमा, उस न्यूज नेटवर्क के फाउंडर ने यह आर्टिकल लिखा है। हुआ यह था 2021 फरवरी में, जब म्यांमार की मिलिट्री ने कू कर लिया, यानी सत्ता पर कब्जा कर लिया, यह कह के कि नवंबर 2020 में जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं उनमें धांधलेबाजी है, इसलिए हम सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। तो उसके ऑलमोस्ट एक महीने बाद 9 मार्च 2021 को ये जो न्यूज नेटवर्क है ना मिजिमा, इसके हेडक्वार्टर पे म्यांमार की मिलिट्री ने रेड की, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स थे उनको नष्ट कर दिया, पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया। तो राइटर कहते हैं देखो, जब से 2021 से म्यांमार की मिलिट्री ने कू किया है ना, तब से बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं ना, जो इंडिपेंडेंट ढंग से काम करते हैं, या तो वो देखो दूसरे देशों में भाग चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो कुछ बोलेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर म्यांमार की मिलिट्री हमारे खिलाफ एक्शन लेगी। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं अभी म्यांमार में ही ऐसे इलाकों में चले गए हैं जहां पे म्यांमार की मिलिट्री का कंट्रोल नहीं है। समझे, अभी सिविल वार चल रहा है ना म्यांमार में,
एक तरफ म्यांमार की मिलिट्री है, दूसरी तरफ म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट बहुत सारे रेसिस्टेंस ग्रुप्स बन गए हैं, कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं। अपोजिशन ने भी मिलके, नेशनल यूनिटी ग्रुप जो है उनका, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके बनाया है, उनका भी एक आर्म्ड ग्रुप है। तो इस प्रकार से कई सारे रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और म्यांमार की मिलिट्री अब पूरे म्यांमार पे कंट्रोल नहीं कर रही है, बहुत सारे एरियाज में तो रेसिस्टेंस ग्रुप्स का कब्जा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जब से ये कू हुआ है ना, तब से ऑलमोस्ट 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग जो हैं वो म्यांमार के अंदर डिस्प्लेस हो चुके हैं। यानी म्यांमार के अंदर उनको एक प्रोविंस को छोड़ के दूसरे प्रोविंस में जाना पड़ा है, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है कुछ लोगों को जो उनके खिलाफ हैं। गांव के गांव जलाए हैं म्यांमार की मिलिट्री ने। और ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग ऐसे हैं जो म्यांमार को छोड़ के पड़ोसी देशों में चले गए हैं रिफ्यूजी बन के। इसके अलावा देखो, म्यांमार की टोटल अभी जितनी पॉपुलेशन है ना, 58 मिलियन के आसपास, ऑलमोस्ट 50% यानी 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी के साए में जी रहे हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 1/3 जनता म्यांमार की ऐसी है जो फूड क्राइसिस से जूझ रही है, मतलब उन्हें फूड एक्सेस नहीं हो पा रहा है आसानी से। अब राइटर आते हैं इस पॉइंट पे कि कैसे म्यांमार की जो ये प्रॉब्लम है वो एक रीजनल प्रॉब्लम है, ना कि म्यांमार की प्रॉब्लम। देखो, म्यांमार की मिलिट्री अत्याचार कर रही है तो बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन के भागने पे मजबूर हैं पड़ोसी देशों में। तो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम से बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, ये सभी देश जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में तो आपको पता है कितने सारे रोहिंग्यास रिफ्यूजीज आए म्यांमार से। बांग्लादेश का कहना है हमारे पास ना रिसोर्स क्रंच है, हम इतने ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज को नहीं होल्ड कर सकते, उन्हें नहीं पनाह दे सकते। तो बांग्लादेश तो पहले से काफ़ी परेशान था, वो इंडिया को बोलता, कभी चाइना को बोलता कि प्लीज़ आप म्यांमार को समझाइए कि अपने रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वापस ले। चलो, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम तो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद देखो म्यांमार के बॉर्डर एरियाज में इंस्टेबिलिटी है, इंसर्जेंसी है। तो पड़ोसी देशों के साथ में जो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं ना, जैसे चाइना का साथ म्यांमार का प्रोजेक्ट है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वैसे ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया के साथ म्यांमार के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है। तो मतलब म्यांमार के पड़ोसी देशों के साथ में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो खतरे में आ गए हैं इस इंसर्जेंसी की वजह से। और देखो, म्यांमार का होल्ड नहीं है अभी, म्यांमार की मिलिट्री का पूरे म्यांमार पर होल्ड नहीं है। तो बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं ना, वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। म्यांमार में चूंकि कैओस है, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है म्यांमार की मिलिट्री का, तो बहुत सारे क्रिमिनल ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, म्यांमार में ना एक सिंडिकेट चल रहा था जो इंडिया जैसे देशों में जिनको जॉब की जरूरत है ना, बुला फुसला के उन्हें बुलाता कि आपको जॉब दिलवाएंगे, यहाँ पे बढ़िया आईटी जॉब है, बहुत बढ़िया सैलरी है। और वो झांसे में आके म्यांमार में पहुंच जाते और वहाँ पे फिर उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते, उनसे जबरन काम करवाया जाता, बहुत बेकार वाला। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई हैं म्यांमार के कुछ इलाकों में। और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है, उनका इम्पैक्ट क्रॉस बॉर्डर है, बॉर्डर के पार भी उनका इंपैक्ट देखा जा सकता है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ओपियम की खेती काफी ज्यादा होने लगी है म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री तो अपनी इंसर्जेंसी में व्यस्त है, गवर्नेंस ना के बराबर है। तो ओपियम की खेती ज्यादा होने लगी, ओपियम की प्रोडक्शन ज्यादा, तो म्यांमार से भी फिर वो ओपियम जाएगा इंडिया समेत दूसरे पड़ोसी देशों में। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ओपियम आएगा, यूथ ज्यादा नशा करेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब देखो, राइटर इसके बाद कहते हैं कायदे से ना आसियान का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था म्यांमार में शांति और स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करने में। और शुरुआत में तो देखो आसियान ने कोशिश भी की, 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूला निकल के आया, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि सबसे पहले तो म्यांमार में इमीडिएट सीज फायर साइन हो, सभी पार्टीज के बीच में डायलॉग हो, स्पेशल एनवॉय को अपॉइंट करने की बात कही गई थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बात कही गई थी। लेकिन देखो, इन 5 पॉइंट्स पे ना कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब कोई आउटकम नहीं निकल के आई।
अब कायदे से जब आउटकम नहीं निकल के आई तो आसियान को प्रेशर डालना चाहिए था म्यांमार के ऊपर कि भैया ये 5 पॉइंट कंसेंसस का फॉर्मूला जो हमने डिसाइड किया था आपके यहाँ पे शांति इस्टेब्लिश करने के लिए, आप इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन आसियान ने कोई खास प्रेशर डाला नहीं म्यांमार के ऊपर और म्यांमार से डील करता रहा। मतलब म्यांमार से संबंध आसियान ने अपने बरकरार रखे, क्योंकि आसियान को एक चीज़ का डर ये है, अगर हमने म्यांमार को अभी आइसोलेट कर दिया ना तो म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। मतलब इसका फायदा चाइना उठा लेगा, म्यांमार चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा और इससे हम ही को नुकसान होगा। तो काइंड ऑफ अब देखो आसियान लगातार कोऑपरेट करता है, लगातार डील करता है, संबंध बनाए रखे हैं म्यांमार के साथ। तो म्यांमार में जो कुछ कर रही है ना जुंता गवर्नमेंट, उनको ना लेजिटिमेसी मिल रही है। लेजिटिमेसी मतलब कि हाँ सब कुछ ठीक तो है म्यांमार में, सारे देश आपस में हमसे बात कर रहे हैं, कोई किसी ने हमारे साथ संबंध तोड़े नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। तो ऐसी लेजिटिमेसी मिल गई म्यांमार की मिलिट्री को इतना ज़्यादा वायलेंस करने के बावजूद। देखो 2023 के अंत तक ना 330 में से 316 म्यांमार के टाउन्स ऐसे हैं जहां पे एक्टिव फाइटिंग देखने को मिल रही थी। 40% टाउनशिप्स ऐसी हैं म्यांमार में जहां पे म्यांमार की मिलिट्री का कंट्रोल ही नहीं है। नियरली ऑलमोस्ट 600 के आसपास रेसिस्टेंस ग्रुप्स अभी एक्टिव हैं म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट। देखो इतना कुछ चल रहा है म्यांमार के अंदर, तो म्यांमार में जो ये काउंसिल है ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, म्यांमार की मिलिट्री जो है वो इसी काउंसिल से डिसीजंस लेती हैं। लेकिन इस काउंसिल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। म्यांमार की जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है ये काउंसिल की मिलिट्री रूल को हटा दिया जाए, बल्कि म्यांमार की जो मिलिट्री है ना, उन्होंने सप्रेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। मतलब वो लोगों को और ज़्यादा दबाने में लग गए हैं। तो इसी वजह से किसी का भी अरेस्ट चल रहा है, टॉर्चर चल रहा है, बिना किसी जुडिशियल रिव्यू के लोगों को मारा जा रहा है, अंधाधुंध अटैक्स किए जा रहे हैं म्यांमार की जनता के अगेंस्ट और जर्नलिस्ट के अगेंस्ट। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल बॉडीज़ को ना, जैसे यूएन जैसी बॉडीज़ को आसियान से और म्यांमार के पड़ोसी देशों से काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो म्यांमार से एंगेज करके इस कन्फ्लिक्ट को बंद करवाएंगे और एक ही पॉजिटिव आउटकम से ये युद्ध खत्म हो सकता है, वो है म्यांमार में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो और मिलिट्री रूल खत्म हो। और म्यांमार के आस पड़ोस के जो देश हैं और इवन आसियान ग्रुप है, उनको देखो ये चीज़ समझनी चाहिए कि म्यांमार की प्रॉब्लम एक रीजनल प्रॉब्लम है, इसलिए अब आपको एक्शन लेना ही चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने म्यांमार से संबंधित डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित है। लोकसभा इलेक्शंस की डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं और इसी के साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गई है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों इंप्लीमेंट होती है? ताकि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सके और जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें। वोट हासिल करने के लिए विभिन्न ग्रुप्स के अगेंस्ट नफरत ना फैलाई जाए। मतलब इलेक्शंस को धर्म के नाम पर या फिर कास्ट के नाम पर, दूसरी आइडेंटिटी के नाम पे पोलराइज ना किया जाए और वोटर्स को किसी प्रकार से ब्राइब ना दी जाए वोट हासिल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कर्ब करने का काम करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पहले देखो हम ये डिस्कस करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो ये कंसेप्ट है कब, कैसे और किस प्रकार से इवोल्व होता है। देखो 1960 में 1960 में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं केरल में। उन इलेक्शंस से पहले केरल में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था। विभिन्न पॉलिटिकल एक्टर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को इस प्रकार से बिहेव करना है इलेक्शंस में ताकि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सके। ये कब हुआ था? ये 1960 के केरल असेंबली इलेक्शंस के दौरान हुआ था। इस इलेक्शन से पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था। तो इलेक्शन कमीशन को भी अच्छा लगा। इलेक्शन कमीशन ने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। 1962 में जब लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए हमारे देश में, तो इलेक्शन कमीशन ने इस कोड ऑफ कंडक्ट को सर्कुलेट किया सभी पॉलिटिकल पार्टीज को
और कहा कि आपको इलेक्शंस के दौरान इस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार बिहेव करना है। तो उस समय जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी लगा कि सही बात है, सही ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो हम तैयार हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलने के लिए। देखो उस दौरान क्या था, कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करती थी, इतना ज्यादा फीरियस कंपटीशन नहीं था जैसे आज के समय में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सत्ता के लिए कंपटीशन देखने को मिलता है। उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, एक पार्टी की डोमिनेंस थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। तो कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने में ज्यादा परेशानी नहीं आई क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने वॉलंटरी एक्सेप्ट कर लिया कोड ऑफ कंडक्ट को। आप कह सकते हो ये एक प्रकार से उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स की कमिटमेंट थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। लेकिन देखो हालात बदलते हैं। 1967 से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, कई सारी नई पार्टीज भी इमर्ज होकर आती हैं। कहने का मतलब है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सत्ता हासिल करने के लिए कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज में इस प्रकार की भावना आ जाती है किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करनी है। और ये जो बात है ना किसी भी कीमत पर, ये पॉलिटिकल पार्टीज को एनकरेज करती है करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। और वही हुआ 1967 से लेके 1991 के बीच पॉलिटिकल पार्टीज ने करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया सत्ता हासिल करने के लिए। जैसे वोटर्स को रिश्वत देना, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करना, अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो चांद को धरती पर लेके आ जाएंगे, धरती को स्वर्ग बना देंगे, इस प्रकार के बड़े बड़े वादे किए जाने लगे। और कहीं कहीं वोटर्स को धमकाना भी स्टार्ट किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे इसका बदला दिया जाएगा। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की चीजों का किस प्रकार से जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट का नाम चेंज कर दिया। 1969 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट का नाम चेंज करके कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और पहले देखो रूलिंग पार्टीज के द्वारा अपनी पावर्स का जो मिसयूज किया जाता था यह शामिल नहीं था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, लेकिन रूलिंग पार्टीज के द्वारा मिसयूज ऑफ पावर के सेक्शन को भी ऐड किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। लेकिन इससे क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अपनाना छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। देखो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया उसका कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। और पॉलिटिकल पार्टीज 1967 से लेकर 1991 के बीच करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अपनाती रही। समय समय पर यह भी मांग उठती रहती है। अभी देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कंसेप्ट है ना किसी लॉ के अंडर नहीं आता है, तो स्टैच्यूटरी बैकिंग मिलनी चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। इस प्रकार की मांग भी समय समय पर उठती रहती है, इवन आज के समय भी उठती है। आज भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कंसेप्ट है ना किसी एक्ट के अंतर्गत या फिर किसी लॉ के अंतर्गत इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसके बाद देखो तीसरा फेज स्टार्ट होता है 1991 के बाद। 1991 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए नए तरीके खोजे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। उस समय देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टी.एन. सेसान। टी.एन. सेसान को देखो पूरा पूरा क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पेक्ट दिलाने का। टी.एन. सेसान ने एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के मन में डर पैदा कर दिया इलेक्शन कमीशन का। इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ये तो देखो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया करते थे। अगर इन्हें लगता था यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा वायलेट हुई है, ये डिसीजन ले लेते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है यहां पे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन काफी ज्यादा हुआ है। टी.एन. सेसान देखो खुलेआम पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज कर दिया करते थे, धमका दिया करते थे। तो मीडिया भी उस समय काफी जोश में आ गया कि इलेक्शन कमीशन तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो इनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी उस समय टी.एन. सेसान की। इन्होंने कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया उन लीडर्स के अगेंस्ट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सीरियस लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगता था कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया है, तो जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया करते थे ना, और जनता के मन में रिस्पेक्ट कम हो जाया करती थी उस लीडर की। तो इस वजह से पॉलिटिकल लीडर्स ने सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को।
इससे क्या हुआ, जो करप्ट माल प्रैक्टिसेस एडॉप्ट की जाती थी इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस में देखो काफी ज्यादा कमी आई और इलेक्शन कमीशन की रिस्पेक्ट जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब लास्ट में हम बात करते हैं चौथे फेज की। चौथा फेज देखो आप कह सकते हो पिछले 2-3 सालों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वायलेशन को रोक पाने में सफल साबित नहीं हो पा रहा है। नई नई फॉर्म्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नए नए तरीके अपना रही हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे एक है वोटर ब्राइबरी। वोटर ब्राइबरी भी देखो दो तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मल तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। दूसरा, यह भी एक वोटर ब्राइबरी का एग्जाम्पल है, जैसे पैसे बांटे जाते हैं इलेक्शन से पहले, शराब बांटी जाती है और इसे रोक पाना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा चलता है, हर गांव में चलता है और हर टाउन में चलता है, अलग अलग इलाकों में चलता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर हैं वो इस काम में लगे होते हैं, मतलब ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे रोक पाने में सफल साबित नहीं हो पा रहा है और ये चीज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखो दिक्कत ये भी है ना, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वोटर्स को धमकाया जाता है तो जिन वोटर्स को धमकाया गया है वो भी शिकायत कर देते हैं कि देखो हमें धमकाया गया है। अगर बूथ कैप्चरिंग होती है तो भी पता लग जाता है कि एक निश्चित समय पर इस जगह पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, लेकिन इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वे में पैसा बांटा जाता है, शराब बांटा जाता है, तो इसे रोक पाना आसान नहीं होता। और वोटर्स खुद ही जब रिश्वत लेने को तैयार हैं, पैसा बांटा जा रहा है, वोटर्स खुद ही जब लेने को तैयार हैं, फ्री में शराब लेने को तैयार हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि वोटर कई बार खुद ही संलिप्त होते हैं इस प्रकार की चीजों में। तो इस प्रकार से हमने ये एक जनरल बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में देखो 8 प्रोविजन हैं। जनरल कंडक्ट से लेके हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का और कैंडिडेट्स का कैसा कंडक्ट रहेगा इलेक्शंस के दौरान, मीटिंग्स से संबंधित प्रोविजंस हैं, प्रोसेशन जुलूस वगैरह निकलता है उससे संबंधित, पोलिंग डे से संबंधित प्रोविजंस हैं, पोलिंग बूथ पर क्या कंडक्ट रहेगा, ऑब्जर्वर्स, पार्टी इन पावर और सबसे लास्ट में इलेक्शन मैनिफेस्टो से संबंधित भी गाइडलाइंस हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स ना कई बार इलेक्शन कमीशन को कुछ समझते नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन भी अब वो टीएन सेसान जैसा इलेक्शन कमीशन नहीं है जिन्होंने बोल दिया था। टीएन सेसान ने तो ये बोल दिया था कि मैं नाश्ते में पॉलिटिकल लीडर्स को खाता हूं। अब देखो जब इलेक्शन के दौरान प्रचार होगा तो पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हेट्रेड वाली स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलेंगी जिससे कम्युनल टेंशंस पैदा होंगी और सीधा सीधा वायलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे 48 आवर्स इलेक्शन डे से पहले इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता, लेकिन इंटरव्यू भी दिया गया है पास्ट में राहुल गांधी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोट देने के बाद में रोड शो किया जो कि अलाउड नहीं है। इस प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे वायलेशंस पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा देखने को मिलेंगे। अब कायदे से देखो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, जैसे सरकार कोई नई अनाउंसमेंट या फिर नई जो स्कीम है वो लॉन्च नहीं कर सकती। इलेक्शन डे से 48 आवर्स पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एग्जिट पोल जब तक सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन ना हो जाएं तब तक एग्जिट पोल नहीं रिलीज किए जा सकते। सरकार में बैठे जो लोग हैं वो अब सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते इलेक्शन में प्रचार के लिए। मस्जिद, चर्च, मंदिर, ये सारे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इलेक्शन कैंपेन के लिए। रिश्वत नहीं दी जा सकती वोटर्स को, लेकिन हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि कैसे रिश्वत दी जाती है। देखो पिछली बार जब इलेक्शन हुआ ना तब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को याद दिलाया, जैसे भगवान हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलवानी पड़ती है ना, इलेक्शन कमीशन के पास में पावर बहुत है, लेकिन अगर कोई देखो अपनी पावर का यूज ही नहीं करना चाहता तो फिर क्या फायदा। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था इलेक्शन कमीशन को कि भैया आप अपनी पावर का यूज करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा बहुत कुछ एक्शन लिया था, पिछली बार की बात है। जैसे कुछ नेताओं को
निश्चित समय के लिए प्रचार करने से रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हड़काने के बाद में। लेकिन देखो, रेयरली ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सख्त एक्शन ले पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट या फिर लीडर्स के अगेंस्ट इलेक्शंस के दौरान। एग्जाम्पल सेट नहीं करता इलेक्शन कमीशन अच्छे से, तो इफेक्टिवली जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ना इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो दो हैं। एक तरफ तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सैला टनल का इनाग्रेशन किया ना, ये 13,000 फीट की ऊंचाई पे बनी है टनल, असम के तेजपुर को वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में इस डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है। तो चाइना ने ना इस चीज़ का विरोध किया। जब भी इंडिया के बड़े लीडर्स अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो चाइना ऑब्जेक्शन रेज करता है। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, यानी अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम ठोकता है चाइना। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का अलग से एक नाम भी रखा हुआ है, जैंगनन। इंडिया हमेशा की तरह जबरदस्त रिजेक्शन करता है कि भैया आप अपना काम करो, अरुणाचल प्रदेश ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। देखो ये तो एक कंटेक्स्ट है। एक और कंटेक्स्ट जिसकी वजह से हम ये पूरा आर्टिकल भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी ना हाल ही में ब्रिटेन का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है रूसी। इन्होंने ना एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें इन्होंने दावा किया कि 2025 से लेकर 2030 के बीच में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। इस ब्रिटेन के रूसी थिंक टैंक की रिपोर्ट आने के बाद यूएस के एक और थिंक टैंक ने भी इसी प्रकार की रिपोर्ट जारी की और कहा कि हमारा भी यही मानना है, चाइना इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट होने की पूरी संभावना है 2025 से लेकर 30 के बीच में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा क्या चल रहा है कि बात जो है वो वार की होने लगी है। तो रूसी रिपोर्ट ने ना इंडिया चाइना वार को चाइना की मजबूरी की तरह बताया है। मतलब चाइना को सर्वाइव करने के लिए इंडिया के ऊपर अटैक करना जरूरी हो जाएगा। कैसे? अगर देखो हम वर्ल्ड वार सेकंड को देखें तो हमें ना एक चीज पता है, आप में से कुछ लोग बिगनर होंगे, मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वार में ना जो 1939 से लेके 45 के बीच में चला, इसमें ना शुरुआत में यूएस वार में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बाद में इन्वॉल्व हुआ जब जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर के ऊपर सरप्राइज अटैक किया। तो मजबूरी में फिर यूएस को इसका जवाब देना पड़ा और यूएस फिर वर्ल्ड वार सेकंड में इन्वॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन उठता है कि जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक किया ही क्यों, अगर यूएस इन्वॉल्व नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वार में? तो देखो इसका रीजन ये है, जापान अपने 80% ऑयल इंपोर्ट के लिए ना उस समय यूएसए पर डिपेंडेंट था और यूएसए ने मना कर दिया था कि हम जापान को ऑयल नहीं देंगे, जिसकी वजह से जापान की जो पूरी इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने लग गई थी और इसी चीज से तंग आके जापान ने यूएस के ऊपर अटैक किया था। तो रूसी रिपोर्ट में कहा कि आज ना ऐसी कुछ सिचुएशन चाइना के साथ में है। उन्होंने बताया चाइना ना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। मतलब वेस्ट एशिया से और दूसरे देशों से चाइना ऑयल को इंपोर्ट करता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और चाइना का ना 70% ऑयल और 60% ट्रेड कार्गो, ध्यान से सुनिएगा, चाइना का 70% ऑयल और 60% ट्रेड कार्गो मलक्का स्ट्रेट से होके गुजरता है। यहां से इंडियन ओशन से आता हुआ मलक्का स्ट्रेट से होके गुजरता है। अब ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना, अंडमान और निकोबार के बिल्कुल नजदीक है। अंडमान निकोबार वैसे तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन ये ना इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जैसे देखो ये कोस्ट है, कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ना, वो उस देश के, हमारे एग्जाम्पल में इंडिया से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक का एरिया समुद्र में इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इस जोन में हमारे सोवरेन राइट्स हैं। तो ना ये अंडमान निकोबार मलक्का स्ट्रेट के इतने नजदीक हैं और ये 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में इंडिया को सोवरेन राइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसका फायदा उठा के इंडिया ना मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है।
हालांकि देखो, एक आर्टिकल हमने पहले ऐसा डिस्कस किया था, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा, जिसमें राइटर कहते हैं कि मलक्का स्ट्रेट चोक करना इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए इंडोनेशिया जैसे देशों का हमें सहयोग चाहिएगा, और मलक्का स्ट्रेट को चोक किया तो चाइना लैंड के थ्रू अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, क्या इंडिया उसके लिए तैयार है? ऐसे बहुत से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि मलक्का स्ट्रेट को चोक करना इंडिया के लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं है जितना हम बार बार बात करते हैं कि इंडिया मलक्का स्ट्रेट को बंद कर देगा तो चाइना अपने शिप्स यहां से नहीं ले जा सकेगा और चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। लेकिन आज के इस आर्टिकल का यही मानना है कि मलक्का स्ट्रेट को चोक करने की पावर इंडिया के पास है, तो उसी हिसाब से इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज के आर्टिकल में राइटर कहते हैं, देखो इंडिया ने ना पूरे इंडियन ओशन में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है, और जिसे आज पूरा वर्ल्ड देख भी रहा है। जैसे रेड सी में हमने देखा हाउथी रिबल्स और सोमाली पायरेट्स, इन्होंने ना इस पूरे मैरीटाइम रूट को तंग करके रखा है। आते जाते शिप्स पे ये हमला कर देते हैं, और इसके लिए ना यूएस ने एक अपना ग्रुप बनाया ऑपरेशन प्रोस्पर्टी के नाम से, ताकि इन हाउथी रिबल्स को सबक सिखाया जा सके। लेकिन उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि यूएस का जो ये ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन प्रोस्पर्टी, इसके तहत तो येमेन के अंदर हाउथी रिबल्स के ठिकानों पर भी हमला किया गया। बट अभी इंडियन नेवी ने अकेले कई सारे शिप्स और कार्गो को बचाया रिबल्स के अटैक से। काफी सारी वीडियो भी वायरल हुई कैसे इंडियन नेवी पायरेट्स को खदेड़ रही है और शिप्स में जो होस्टेजेस हैं उनको बचा रही है। अब वैसे देखो, है तो चाइना की नेवी भी मौजूद इस पूरे रीजन में, लेकिन चाइना की नेवी एक्ट नहीं कर पाई और इंडिया की नेवी ने बहुत बढ़िया ढंग से ऑपरेशंस चलाए। मतलब इंडियन ओशन में इंडियन नेवी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। इंडिया की जो इमेज है इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की, उस इमेज को इंडिया ने बरकरार रखा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, वैसे तो देखो चाइना ना इंडिया को रोकने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के तहत म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिबूती के पोर्ट्स पर अपना होल्ड बना के रखा है। जैसे ये सारे पोर्ट्स देखो, इन सभी देशों में चाइना ने पोर्ट्स पे अपना होल्ड बना के रखा है इंडिया को घेरने के लिए। बट इसके जवाब में इंडिया की भी एक स्ट्रेटजी है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। ये देखो, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। चाइना को घेरने के लिए भी इंडिया ने ये सारे पोर्ट्स पे एक्सेस बना के रखा है। इनमें कौन कौन से पोर्ट्स हैं? इनमें देखो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से डियोगो गार्सिया पोर्ट का एक्सेस इंडिया ने लिया। इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट है, ओमान का दुकम पोर्ट है, सिंगापुर का चंगी बेस है। इन सभी बेसिस के साथ में इंडिया ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करके रखा है। फिर ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल नजदीक है अंडमान निकोबार। वैसे देखो तो इंडिया का टोटल जितना एरिया है ना, उसका सिर्फ 0.2% है अंडमान एंड निकोबार, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लेके आता है इंडिया के पास टोटल जितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है ना, उसमें से 1/3 अंडमान एंड निकोबार लेके आता है इंडिया के पास। इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत है अंडमान और निकोबार की। तो इस चीज से निपटने के लिए, मतलब मलक्का डायलेमा से बचने के लिए, चाइना ने 2015 में पाकिस्तान के साथ मिलके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम करना स्टार्ट किया। लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना अपना एम नहीं अचीव कर पाया है, उतना सफल ये नहीं हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में ना पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से चाइना के जिंगजियांग के कासगर तक सामान पहुंचाया जा सकेगा अगर सफल होता है तो। लेकिन पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, जो बलूच मिलिटेंट्स हैं वो हावी हैं, इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं है अभी ये कॉरिडोर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और देखो अगर ये एक्टिव हो भी जाता है ना तो काफ़ी महंगा है यहाँ से रोड के माध्यम से सामान ले जाना। इंस्टेबिलिटी तो है ही है, एक्सपेंसिव भी तो है। वैसे देखो अभी तक चाइना ने ना $57 बिलियन इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे खर्च कर दिए हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं निकले हैं। ना तो ये इस कॉरिडोर में अभी तक कोई ऑयल रिफाइनरी बनी है, ना ही कोई ऑयल पाइपलाइन बिछ पाई है। इवन पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है ना, इस पोर्ट में भी बड़े कार्गो को रिसीव करने की कैपेसिटी नहीं है। IMF से पाकिस्तान ने लोन मांगा। IMF ने कह दिया पाकिस्तान को कि यार हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन आपको इस कॉरिडोर में खर्च नहीं करना है।
क्योंकि इस कॉरिडोर से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर आप इस कॉरिडोर में खर्च करोगे तो फिर हम आपको पैकेज नहीं देंगे। उन्होंने 1.8 बिलियन डॉलर्स का पैकेज होल्ड करने की धमकी दी अगर पाकिस्तान ने फर्दर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्ट किया तो। देखो, इंडिया इस बात को ना भली भांति जानता है कि मलक्का डायलेमा क्लोज हुआ तो फिर चाइना लद्दाख के एरिया से या फिर अरुणाचल प्रदेश के एरिया से इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। इसी वजह से ना इंडिया ने अपने बॉर्डर एरियाज पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। इंडिया के थिंक टैंक्स में कई बार ऐसे आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर सफल हो भी गया तो भी इंडिया इस चीज़ की स्ट्रेटजी बनाने पे लगा है कि जो चाइना के जिंगजियांग रीजन में कासगर पॉइंट है ना, जहां तक ये कॉरिडोर जाता है, जहां पे ऑयल रिफाइनरी वगैरह बनेंगी, उस पॉइंट पे कैसे अटैक किया जाए ताकि चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए। और ये देखो, इंडियन आर्मी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन थिंक टैंक्स में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है कि एलएसी पर ना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। दौलत बेग ओल्डी रोड जो ले को देप्सांग प्लेन से कनेक्ट करती है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेन ग्राउंड है, जहां से इंडिया सियाचिन पर कंट्रोल रखता है और इंडिया को एक हाइट का एडवांटेज देता है और पाकिस्तान एंड चाइना। तो चाइना को अगर कासगर बचाना है तो इंडिया पर अटैक करके लद्दाख पर कब्जा करना होगा। और रूसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2030 के बीच में चाइना कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि चाइना को लगता है इंडिया अपने डिफेंस के लिए रशियन हथियारों पर डिपेंडेंट है और रशिया पहले से ही यूक्रेन वार में एंगेज्ड है। इसी वजह से रशिया अभी नहीं दे पाएगा इंडिया को हथियार। जैसे कि देखो, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे जो बड़े बड़े हथियार है ना, उनकी भी डिलीवरी भी रुकी हुई है। दूसरी तरफ इंडिया ने क्वाड कंट्रीज के साथ में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इनके साथ ये ग्रुप बनाया है। ये भी इंडिया की हेल्प के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि ये यूक्रेन वार में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, वहां पे उलझा हुआ है। यूएस तो इवन इजराइल में भी उलझा हुआ है, इजराइल हमास के बीच में अटैक चल रहा है। तो चाइना को लगता है कि बिल्कुल सही मौका होगा 2025 से लेके 30 के बीच में इंडिया के ऊपर अटैक करने का। लेकिन इंडिया के एक्स आर्मी चीफ M.N. नरवणे ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका मानना है कि चाइना अभी किसी वार के लिए तैयार नहीं है। चाइना खुद इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर, इंडिया को ना 1962 की तरह पुश ओवर अब नहीं किया जा सकता। इंडिया अब एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश है, हमारे पास एक बड़ी मिलिट्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर अब बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। 62 में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं था और अभी हमने दिखाया भी सही। जैसे देखो, 2022 में गलवान वैली में क्लैश हुआ, उसके बाद चाइना ने 50,000 सैनिक अपने खड़े कर दिए वहां पे, 60,000 के आसपास। इंडिया ने पूरी तरह से उसको मैच किया। इंडिया ने 60,000 के बजाय 68,000 फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय कर दी चाइनीज आर्मी के सामने लद्दाख रीजन में। समझ गए? इंडिया की आर्मी के पास में ना एक बड़ा एडवांटेज ये है, हमने युद्ध लड़े हैं, 99 का युद्ध लड़ा हमने। चाइना की आर्मी ने ना कोई युद्ध नहीं लड़ा है। 1979 में वियतनाम के खिलाफ अंतिम बार चाइना की आर्मी ने युद्ध लड़ा था, वो भी चाइना हार गया था। इंडिया ने तो देखो 62 में इंडिया हारा, 65 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा, 67 में नथुला में चाइना के 300 से ज्यादा सैनिकों को मारा था और उसके बाद 99 में कारगिल में लड़ाई लड़ी। इतने सालों से कश्मीर में इंसर्जेंसी चल रही है, सियाचिन में हमारी फोर्सेस तैनात हैं, हमें हायर एरियाज में फोर्सेस तैनात करने का अनुभव है। तो ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया के ऊपर अटैक करना चाइना के लिए आसान नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स चाइना जरूर कंसीडर करेगा अटैक करने से पहले, लेकिन फिर भी देखो, इंडिया को ना हर प्रकार की सिचुएशन से अपने आप को तैयार रखना होगा। एक मजबूत डिफेंस इंडिया को तैयार रखना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। आज मेंस का देखो एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित। इसके अलावा प्री का ये क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन से संबंधित। ये यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। 3 स्टेटमेंट्स हैं। क्या इलेक्शन कमीशन में 5 सदस्य होते हैं? क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करती है? तीसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के स्प्लिट और मर्जर से संबंधित डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करता है। बताइए
कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? पहली दूसरी स्टेटमेंट गलत है और सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट सही है, तो चौथा ये आंसर हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक ज़बरदस्त डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।